18वीं लोकसभा सत्र की पहली शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि 3 जुलाई तक ये संसद सत्र चलने वाला है और लगातार हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत और आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो से वरिष्ठ सहयोगी राजीव श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए 18वीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो आज से पहला सत्र शुरू हो चुका है, जो कि काफी हंगामेदार भी रहा है। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं और कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने शपथ भी ले ली है। आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जो प्रक्रिया होती है संसदीय कार्य की वो शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं आपने देखा कि उसके शुरुआत होने से पहले जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस उसमें शामिल है। कांग्रेस नेतृत्व कर रहा था, सोनिया गांधी भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे। उनके साथ इंडिया गठबंधन के जो और घटक दल हैं और साथी जो हैं उनके हैं, उन सब ने प्रदर्शन किया। जोरदार प्रदर्शन था संसद भवन के अंदर। इसके अलावा मार्च भी निकाला और संविधान की प्रतियां लेकर संविधान ना बदलने की बात कही और संविधान की रक्षा की बात कही है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जब शुरुआत थी सदन के अंदर पहुंचने से पहले ही इंडिया गठबंधन ने ये दिखा दिया कि उनकी ताकत अब बढ़ गई है। और जिस तरह से चुनाव परिणाम आए सामने, उसके बाद कांग्रेस के अलावा जो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हैं वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते, काफ़ी अच्छा बहुमत उनको मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ताकत जो है इंडिया गठबंधन की बढ़ गई है और निश्चित तौर पर जो पूरा सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अब बीजेपी इतनी ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही, उसको दूसरी पार्टियों के सहारे अपनी सरकार चलानी पड़ रही। तो कहीं ना कहीं खतरा लगातार सरकार के लिए बना हुआ है। और बिल्कुल, इस बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजीव की गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाएंगे अगले 5 साल तक, उनके लिए लगातार ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण तो बना ही हुआ है। साथ ही जिस तरीके से सांसद इस बार संसद में जिस तरीके से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस बार जो संविधान का उल्लंघन हुआ है वो अगली बार हम देखने को ना मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रक्रिया होती है संसद की, उसके दौरान जब प्रधानमंत्री आते हैं, पहला सत्र जब शुरू होता है तो अक्सर आपने देखा वो मीडिया से बात करते हैं। और आज संसद भवन के बाहर जैसे ही वो अंदर प्रवेश करने वाले थे, उसके पहले उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के जो हमारा नारा है उसके तहत हम सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे। और जो सदन के अंदर जो भी लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, उन सबको अपने साथ लेके चलने का काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है या विपक्षी दल है, उनसे ये कहने की कोशिश की है कि आप लोग सहयोग करें, लगातार जो कार्रवाई हो उसमें सरकार का सहयोग करें और आगे कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जहां सरकार को बाधाएं आएँ, वहां पर आप अपना सहयोग करें। साथ ही साथ जो भी कमियां सरकार के अंदर हैं उनको भी दिखाते रहें, उनका आईना दिखाते रहें। तो कहीं ना कहीं एक सहयोग मांगा है उन्होंने जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे। लेकिन अब देखना होगा कि उनको विपक्षी पार्टियों का कितना सहयोग मिल सकता है, क्योंकि लगातार आपने चुनाव के दौरान देखा किस तरह की छीटाकशी एक दूसरे पर हो रही थी, लगातार बयानबाजी हो रही थी और कहाँ चुनाव के दौरान एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं धर्म को लेके, संपत्ति सर्वे को लेके और तमाम ऐसे मुद्दे थे जो चुनाव में हथियार बनाए जा रहे थे। और अब उम्मीद ये की जा रही है, जिससे नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, उसके अलावा आप अभी संसद का सदस्य, संसद अध्यक्ष भी चुनना है कि कौन आखिर संसद की कार्रवाई को संचालित करेगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी बात होनी बाकी है और कहीं ना कहीं हंगामेदार सदन का सत्र ये पहला वाला रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने इस बार उल्लंघन किया है, विपक्ष लगातार संसद में बोलता हुआ नजर आया कि प्रोटेम स्पीकर की जिस तरीके से नियुक्ति की गई है वो संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। आप कैसे देखते हैं राजीव? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सत्ता दल होता है, जो जिसकी सरकार होती है, वो कहीं ना कहीं उसको अधिकार होते हैं प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने के और उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जिस तरह से उन्होंने प्रोटेम अध्यक्ष का चुनाव किया उसमें संवैधानिक रूप से उनका अधिकार था और वो कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष का काम है, अगर कोई चीज़ से संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी बात रखेंगे और निश्चित तौर पर अब सरकार को भी चाहिए कि मजबूत विपक्ष है तो उसकी भी बात सुनी जाए और कहीं पर अगर सरकार गलती कर रही है तो उससे नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई विपक्ष टोक रहा है तो उस पर ध्यान दें, क्योंकि गलतियां नहीं होनी चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली हुई, एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा थी और 3 साल से 3 टर्म से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से
की समर्थित एनडीए सरकार चल रही है केंद्र में, उसके बावजूद अगर इस तरह की नेशनल स्तर की परीक्षाओं में इस तरह की धांधली होती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सीधे सीधे एनडीए सरकार पर जाती है। तो बिल्कुल, कांग्रेस लगातार मांग भी कर रही थी जब प्रोटेम स्पीकर का जिस तरीके से नियुक्ति हुई है उसका उल्लंघन किया गया, ऐसा विपक्ष कह रहा था। और विपक्ष लगातार आपत्ति दर्ज करवाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश के दावे की अनदेखी की है। यानी कि जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर विपक्ष का होता है, इस बार भी विपक्ष चाह रहा था कि हमारा स्पीकर वहां पर खड़ा हो, लेकिन इस बार भी वैसा नहीं हुआ। इसका भी पुरजोर विरोध संसद में देखा गया। देखिए, ये फौरी तौर पर जो अभी स्पीकर, अभी प्रोटेम स्पीकर हैं, ये फौरी तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। जब संसद की सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जब संसद का जो चेयरमैन है वो चुन लिया जाएगा, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो विपक्ष है वो चुनेगा। अभी तो फिलहाल ये कार्रवाई जो पहले सत्र के लिए शुरू हुई थी तो ये स्पीकर इस कार्रवाई का संचालन कर रहे हैं, लेकिन अभी सदन के जो अध्यक्ष हैं उनको चुना जाना बाकी है। तो निश्चित तौर पर 26 तारीख को ये कार्रवाई होगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है सदन के अंदर। बिल्कुल, लोकसभा स्पीकर पद के लिए सियासी हलकों में कई नामों पर चर्चा हो रही थी राजीव। मौजूदा स्पीकर ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 26 जून को जिस तरीके से चुनाव होने वाला है स्पीकर पद के लिए, तो कई ऐसे नाम सामने आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम बिरला ही लोकसभा स्पीकर बनाए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। देखिए, काफ़ी हद तक उम्मीद यही की जा रही कि ओम बिरला दोबारा से लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि पिछला उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एनडीए समर्थित दल हैं वो उनके साथ हैं, तो निश्चित तौर पर एक उनके पास अधिकार भी है अपना अध्यक्ष चुनने का। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से गठबंधन के जो अलग अलग पार्टियाँ हैं गठबंधन में शामिल हैं, जो एनडीए गठबंधन में, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के ऊपर छोड़ दिया है कि बीजेपी जिसको भी चाहे उसको चुन सकती है लोकसभा अध्यक्ष, और सारी जो पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन में वो उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर अगर समर्थन मिलता है तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको अध्यक्ष बनाएगी। और निश्चित तौर पर ओम बिरला का नाम लगातार सुर्खियों में है और सबसे ऊपर भी आ रहा है लिस्ट में। लगातार ये देखा जा रहा है कि ओम बिरला को दोबारा मौका मिल सकता है लोकसभा अध्यक्ष बनने का। लेकिन जिस तरीके से लगातार टीडीपी और जेडीयू मांग कर रही थी स्पीकर पद के लिए कि स्पीकर पद तो उनके पास जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है जैसे राजीव शांत हो गए हैं। नहीं, उन्होंने सदब साफ तौर से कह दिया। पहले ये बात आ रही थी कि चंद्रबाबू नायडू के कोई रिश्ते में जो उनके चंद्रबाबू नायडू की साली को उनको स्पीकर पद के लिए उनकी नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन बाद में टीडीपी ने और हम जेडीयू दोनों ही ने कह दिया है कि बीजेपी जिसको भी चुनेगी उसका हम समर्थन करेंगे। तो ऐसे में स्थिति कहीं हमें नहीं लगता है कि कहीं आपस में विवाद वाली है। निश्चित तौर पर बीजेपी जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। अगर टीडीपी का भी कोई स्पीकर बनना होता तो भी निश्चित तौर पर बीजेपी आपस में बैठ के कोई रास्ता निकालती और उनका स्पीकर बना सकती थी। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां लग रही हैं, कहीं टकराव वाली स्थिति नज़र नहीं आ रही बीजेपी एनडीए गठबंधन के अंदर। तो निश्चित तौर पर अभी 26 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन लोकसभा अध्यक्ष होगा। और 27 तारीख को जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। दोनों सदन जो है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। तो इस तरह की कार्रवाई जो वैधानिक है वो लगातार चलती रहेगी। वैसे तो अगर हम देखें राजीव, तो स्पीकर का चुनाव है जो सबकी सर्वसम्मति से ही होता हुआ आया है, लेकिन अभी जो एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या इस चुनाव में विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ये अधिकार है किसी को अपने उम्मीदवार उतारने का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास ज़्यादा संख्या बल होगी, उसका स्पीकर अपना होगा। और जो स्पीकर होता है, जब सरकार जिसकी बनती है, सरकार उसी की बनती है जिसके पास सदन में बहुमत होता है। और बहुमत अगर एनडीए के पास है तो उसको अधिकार है अपना स्पीकर चुनने का। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश में लगी है और ओम बिरला का नाम लगातार आ रहा है सुर्खियों में। तो उम्मीद की जा रही है कि ओम बिरला को फिर से एक बार मौका दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अभी कोई विवाद नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने भी स्पीकर को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं किया, ना कोई सवाल खड़ा किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुमत जो है एनडीए गठबंधन के पास है और एनडीए गठबंधन अपना अध्यक्ष चुनेगा। और ये सारी प्रक्रिया 26 तारीख को होगी। उसके बाद देखते हैं सदन की कार्रवाई में। परंपराओं के अनुसार अगर हम बात करें राजीव, तो देखिए स्पीकर तो हमेशा से सत्ता पक्ष का ही रहा है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को दिया जाता है। इस बार क्या परंपरा दोहराई जाएगी या फिर कुछ अलग देखने को मिलेगा संसद में?
नहीं, बिल्कुल जिस तरह से जो नियम कायदे हैं उसके अनुसार ही काम होगा। अगर विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होना है तो वो होगा, और विपक्ष भी किसी सक्षम व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर बनाएगा, और डिप्टी स्पीकर बनने के बाद या स्पीकर बनने के बाद जो भी उस पद पर जाता है उसकी पूरा दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है राजीव कि इस बार डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो बीजेपी के अपने सहयोगी दलों को देगी। एनडीए गठबंधन में जो भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, क्या डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी उनको दे सकती है या विपक्षी गठबंधन में से किसी को खड़ा किया जाए? विपक्ष अगर उसका नियम है कि विपक्ष अपने किसी कैंडिडेट को डिप्टी स्पीकर बना सकती है, उनका चुनाव कर सकती है, तो बीजेपी को समर्थन देना पड़ेगा। उसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, संवैधानिक चीजें हैं। और उसके बाद जो भी डिप्टी स्पीकर या स्पीकर बनेगा उसका दायित्व है कि बिना किसी भेदभाव के सभी पार्टियों का ध्यान रखें और संसद की जो कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से चलाएं। तो निश्चित तौर पर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर सदन जहाँ से देश के लिए कानून बनते हैं, जहाँ से पूरे देश का संचालन होता है, वहाँ पर कोई ऐसा विवाद नहीं होगा। मुझे लगता है डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को लेके जो सारी प्रक्रिया चल रही है शांतिपूर्वक चल रही है। लेकिन हाँ, जो और मुद्दे हैं, जिससे नीट का मुद्दा है या फिर और भी किसानों की जो समस्याएं, ये सारी समस्याएं मुझे लगता है कि सत्र में हावी रहेंगी और निश्चित तौर पर सरकार को घेरने का काम करेगा विपक्ष। और आज जिस तरह से हंगामेदार शुरुआत हुई है, सदन में पहुंचते ही इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया संविधान की प्रतियां लेकर, तो पहली तस्वीर जो दिखाई दी उससे साफ जाहिर है कि इस बार विपक्ष अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा है और निश्चित तौर पर सरकार के लिए इस सत्र में काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, इसमें साफ तौर पर ये तो दर्शा दिया गया है कि विपक्ष जनता इस पर मजबूत चाहती है। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे इस बार काफी गरमाए रहे राजीव, चाहे नीट पेपर का मुद्दा अभी तक चल रहा है, अभी तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाया। अगर हम सरकार की तरफ से बात करें, किसानों का भी धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार सदन में देखने को मिल सकते हैं। जब पहला दिन इतना हंगामेदार रहा है, तो 3 जुलाई तक ये पहला सत्र चलने वाला है, तो आपको क्या लगता है इस बार भी सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार रहेगी या फिर सब कुछ सही तरीके से होगा? बिल्कुल, देखिए, नीट का ही एग्जाम आपने देखा, नीट का एग्जाम ही उसमें ही भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी आपने यूपी में देखा कि पेपर लीक हुआ था। वहाँ पर ARO की परीक्षा में, उसके अलावा पुलिस भर्ती में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की चीज़ें सामने आई थी खुलकर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कई अलग अलग राज्यों से आ चुकी हैं। इसके बाद इस पर सरकार तो गंभीर दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष काफ़ी कुछ प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा पिछले दिनों कांग्रेस ने लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यालय पर प्रदर्शन किए। तो निश्चित तौर पर इस बार जो सदन का सत्र है उसके अंदर भी हंगामे की स्थिति देखी जा सकती है। और इसके अलावा भी किसानों का जो मुद्दा है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही गई है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2 बार रही है उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो इस बार किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जाना तय नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस बार की जो पहले सत्र की कार्रवाई है वो लगातार हंगामेदार रहेगी। और रेल हादसे को भी लेकर इस बार लगातार विपक्ष हमलावर रहने वाला है, ऐसी अब खबर सामने आ रही है। क्योंकि रेल हादसा जिस तरीके से लगातार हमारे देश में हो रहा है, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा था। जिस तरीके से रेल हादसे एक के बाद एक करके सामने आ रहे हैं, तो वो भी मुद्दा राजीव इस बार बिल्कुल सदन में उठाया जाएगा। बिल्कुल, मुद्दा ये रेल एक्सीडेंट जैसे मुद्दे हैं, ये स्थायी मुद्दे नहीं हैं। लेकिन जो स्थायी मुद्दे हैं, चाहे नीट वाली बात करें या किसानों के मुद्दे की बात करें, इस तरह के मुद्दे तो लगातार अलग अलग जो सत्र चलेंगे उन सब में छाए रहेंगे। कहीं ना कहीं रेलवे की एक्सीडेंट की बात है तो ये एक दुर्घटना है, उस पर हंगामा जरूर होगा, लेकिन सरकार को भी अपनी सफाई देनी होगी और सुरक्षा के मद्देनजर जो भी कदम उठाने होंगे उनको उठाना पड़ेगा। और विपक्ष भी कोशिश करेगा कि सरकार को बाध्य किया जाए कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ये दुर्घटनाएं जो लगातार हो रही हैं रेलवे विभाग में, तो वो उन पर अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल राजीव, देखिए, अगर हम 2014 की बात करें और 2019 की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत मिली थी और अकेले अपने दम पर उन्होंने सरकार चलाई थी 5 साल तक। लेकिन इस बार की तस्वीर अलग है। जिस तरीके से एनडीए की सरकार इस बार चलने वाली है, गठबंधन में सरकार चलने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपने सहयोगी दलों को खुश करके रखना भी एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम होने वाला है। आपको क्या लगता है अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन की सरकार किस तरीके से चला पाएंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बार की जो सरकार है, हम कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जितनी 2014 और 2019 में थी। तो इस बार काफ़ी कुछ मुश्किलें सरकार के सामने खड़ी हो सकती हैं।
आप देख लीजिए, नीट का मामला है, नीट में जो पेपर लीक हुआ या और परीक्षाओं में पेपर लीक हुए उसका मामला है, या किसानों का मामला है। जरूरी नहीं है कि एनडीए के गठबंधन में जो दल शामिल है वो सारे भारतीय जनता पार्टी की सोच से समर्थन सोच के साथ साथ चल पाएं। हो सकता है उनका सोचना कुछ अलग हो, उनका किसानों के मामले में कोई और विचार हो, या नीट को लेकर उनका सरकार के जो रुख है उससे अलग विचार हो। तो निश्चित तौर पर इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार को लेकर, युवाओं को लेकर या किसानों को लेकर देश भर में जो मुद्दे हैं उठाए जा रहे हैं, लगातार विपक्ष उठा रहा है। उनमें हो सकता है कि एनडीए के बहुत सारे घटक दल जो सरकार के साथ सहमत नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर वो भी सरकार का कहीं ना कहीं विरोध कर सकते हैं। और ऐसे में जब सरकार, खुद बीजेपी के पास पूरा बहुमत नहीं है, एनडीए के सारे जो घटक दल हैं उनके सहारे, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और सरकार को बहुत सोच समझ के पूरे 5 साल तक अपनी सरकार चलानी होगी, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही है सदन के अंदर। बिल्कुल, चलिए आपका बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। पहला दिन काफ़ी हंगामेदार रहा है। कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ भी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेते हुए नजर आए सदन के अंदर, और उनके सभी सहयोगी दलों ने भी शपथ ली है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सदन में उठता है और सदन क्या हंगामेदार रहेगा या फिर शांतिपूर्वक कार्यवाही चलती रहेगी। हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहें एन भारत। नमस्कार।